हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में, जो कि हमारी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी सीडीपी से संबंधित जो भी कंटेंट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम बात करते हैं। और सबसे पहला तो हमारा जो प्रश्न है वो यहीं से बन जाता है। अलग अलग टाइप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, यानी साइको एनालिटिक थ्योरी है, उसके प्रतिपादक कौन है, तो वो सिगमंड फ्राइड है। और ये गए आपके सिगमंड फ्राइड। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि जो ये सिद्धांत है, यानी जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, जो कि मैंने अभी बताया था। और ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, यानी जो सिगमंड फ्राइड हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के। और जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के थ्रू इन्होंने जो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया, और इन्होंने ये जानने की ये कोशिश की थी कि जो व्यक्ति का मन है वो किस किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। और इन्होंने जो मनों का विश्लेषण किया था, और ये जानने की कोशिश की थी कि उन्होंने कि जो व्यक्ति का मस्तिष्क है, यानी मन है, वो किस किस प्रकार से कार्य करता है। और इन्होंने जो मस्तिष्क है उनको 3 भागों में बांटा था, इन 3 टाइप का बताया था इन्होंने मन। तो पहला है इसमें चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अर्धचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन माइंड। तो हम सबसे पहले चेतन मन की बात कर लेते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, जो कि व्यक्ति में 10% होता है। यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी जो आप कर रहे हो अभी, जैसे कि मान लो मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इस जो वीडियो में मैं बता रही हूँ, आप ये सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ रहे हो, तो आपके मन में जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसी से संबंधित विचार चलेंगे। तो यही क्या होगा, जो प्रेजेंट टाइम में आप व्यक्ति के मन में जो भी विचार आते हैं, वही चेतन मन होता है। यानी जो जो प्रेजेंट टाइम में विचार आते हैं वो चेतन मन में आते हैं। ठीक है, या फिर आप पढ़ रहे हो, या रनिंग कर रहे हो, या फिर आप भोजन कर रहे हो, या इसके अलावा कोई अदर कार्य कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो वो सभी विचार किसमें होते हैं, चेतन मन में होते हैं। अब आइए बात करते हैं अर्धचेतन की और अचेतन की। तो अब है अर्धचेतन, यानी सबकॉन्शियस, इसको कहते हैं माइंड को। तो अब हम इसको जान लेते हैं। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगले दिन कोई बुक पढ़ी थी, या उससे संबंधित कोई जानकारी आपके सामने प्रेषित हो रही है, यानी कोई भी बात ऐसी सामने आ रही है, प्रश्न आ रहा है आपके माइंड में कि जो कि आपने अगले दिन चैप्टर पढ़ा था, या फिर ये मान लो कि आपने नाइट को सपना देखा था कोई भी, और वो आपको कोशिश कर रहे हो, कुछ कुछ याद है, लेकिन कुछ कुछ आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या किया आपने, माइंड पे थोड़ा सा जोर डाला, और वो सपना क्या हुआ, याद आ गया। या फिर आपने जो भी अगले दिन चैप्टर पढ़ा था उससे संबंधित कोई प्रश्न था आपके माइंड में घूम रहा था, और आपने थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डाला, कुछ सेकंडों बाद उससे संबंधित जो भी आपका प्रश्न था वो आपको याद आ गया, यानी सूचना आपको उससे तुरंत सेकंडों बाद मिल गई। ठीक है, तो यही क्या होता है अर्धचेतन माइंड में, यानी इसमें तुरंत तो याद नहीं आता, लेकिन कुछ सेकंडों बाद याद आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अचेतन, यानी अनकॉन्शियस माइंड की बारी है। यानी ये व्यक्ति में 90% होता है। इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर याद नहीं आती, यानी जब हमको जरूरत होती है याद करते हैं और वो याद नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ समय बाद, या फिर जैसे ही हमको हिंट दी जाती है उससे संबंधित, तो क्या होता है वो चीजें याद आ जाती हैं। अब कैसे, जैसे एग्जाम देने गए थे, और क्या हुआ कि आपको कोई ऐसा प्रश्न था जो जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वो उस समय याद नहीं आया। ठीक है, याद नहीं आया। अब लेकिन क्या हुआ, आपने अपना समय भी बर्बाद कर दिया, और देखो वो प्रश्न भी नहीं हल कर पाए। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम हुआ और आप बाहर निकले एग्जाम हॉल से, और आपने किसी अदर से डिस्कस किया, तो आपसे वहां से थोड़ी बहुत हिंट मिली, और आपको क्या हुआ, वो प्रश्न तुरंत से याद आ गया। तो यही क्या होता है कि जो अचेतन मन में चीजें चली जाती हैं, तो वो तब तो याद नहीं आती जब जरूरत होती है, लेकिन वो जरूरत के बाद याद आती है, जब उससे संबंधित कोई हिंट वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीजें उससे संबंधित मिल जाती हैं, तो तुरंत याद आ जाता है। तो यही क्या अचेतन मन में होता है, हमारे जो भूली हुई चीजें होती हैं वो अचेतन मन में चली जाती हैं। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए, और जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में बताया था, और इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है, अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। और तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है इदम, यानी इड,
इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है, यानी क्या होता है इसके इदम के अंदर जो व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि मूल आवश्यकताएं भूख हो गई, प्यास हो गई, और इसके अलावा शारीरिक आवश्यकताएं जैसे सेक्स हो गया, उनको सेटिस्फाई यानी उनको पूरा करना होता है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करता है, जो उसकी सामाजिक आवश्यकताएं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना उन पर उनकी पूर्ति के लिए वो बल देता है, ठीक है। कैसे, आइए इसको समझ लेते हैं हम कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी क्या करता है शारीरिक आवश्यकता और जो मूल आवश्यकताएं होती है जैसे भूख, प्यास और सेक्स हो गया, वो इन सभी नीडों को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो सामाजिक और वो नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता है। वो क्या करता है, वो जो उसकी जो इच्छाएं होती हैं उनकी वो पूर्ति के लिए उन पर बल देता है, यानी वो उनके लिए क्या करता है, कोई गलत कार्य भी करता है या फिर चोरी करता है। इसके अलावा जैसे कि शारीरिक आवश्यकता होगी, जैसे कि रेप वगैरह हो गया, कोई अदर कार्य हो गया, तो वो ये ऐसे गलत कार्य करता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर, ये इदम के अंदर आता है। नहीं, व्यक्ति वो नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता, ना सामाजिक आवश्यकताएं, बस उसको क्या है, ये अपनी नीडों को पूरा करना होता है। वो उसके लिए जो नैतिक मूल्य है और ना समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, ठीक है। तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, ये गलत कार्य करने लगता है इन चीजों को पूरा करने के लिए। अब आइए हम आगे समझते हैं। हम ईगो को समझने से पहले हम इसको समझ लेते परा अहम को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो परा अहम है यानी ठीक इड का यानी इदम का अपोजिट होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो सुपर ईगो यानी व्यक्ति में क्या होता है, सुपर ईगो यानी परा अहम होता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, या आइए हम इसको पढ़ते हैं। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी नैतिक का मतलब क्या हो गया, जो सही और गलत में के अनुसार कार्य करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है। यानी ये क्या होता है, जो इदम होता है ना, इड होता है ना, उसके ठीक अपोजिट होता है। देखिए उसमें क्या कर रहा था व्यक्ति, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी शारीरिक जो उसकी फिजिकली नीड थी और जो उसकी जो मूल आवश्यकताएं थी यानी भूख, प्यास वगैरह थी, तो उनको पूरा करने के लिए कि व्यक्ति क्या क्या कर रहा था, वो नैतिक मूल्यों के बारे में भी नहीं सोच रहा था, ना समाज के बारे में सोच रहा था। उसको बस उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहा था, वो गलत कार्यों को भी किए जा रहा था, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर व्यक्ति में सुपर ईगो होता है, यानी वो सही और गलत के बीच पहले डिफरेंस करता है, यानी वो देखता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो और वो उसमें गलत को न चुन के वो सही को चुनता है। तो यही क्या होता है, सुपर ईगो होता है व्यक्ति में, कि वो गलत कार्यों को करना पसंद नहीं करता, यानी वो क्या करता है, नैतिक मूल्यों पर ही चलता है। यानी ये देखता है कि जो जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, यानी व्यक्ति क्या करता है, जो चोरी करता है या फिर झूठ बोलता है या कोई और कार्य करता है, तो वो उससे पहले कई बार सोचता है, फिर उसके बाद वो कार्य करता है, और उसमें से सही और गलत में से वो सही को चुनता है और वो करता है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ईगो को यानी अहम, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, जब व्यक्ति सही और गलत का फैसला करता है, जैसे कि ये जो परा अहम था यानी सुपर ईगो था, उसमें क्या व्यक्ति सही का ही चुनाव कर रहा था, क्योंकि व्यक्ति में सुपर ईगो ज्यादा है, यानी वो केवल अच्छा ही अच्छा कार्य करेगा, गलत कार्यों को नहीं करना पसंद करता है। लेकिन जो इड था यानी अहम था, वो सॉरी इदम था, उसमें क्या कर रहा था व्यक्ति, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर उसको गलत कार्य भी करना पड़े तो वो कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करता है व्यक्ति, जो भी कार्य करता है उसको उसकी योजना का निर्माण करता है, उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन करता है, और उसके परिणामों की भी चिंता करता है। यदि गलत कार्य करेगा तो उसको गलत परिणाम मिलेगा, और यदि अच्छा कार्य करेगा तो उसको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आई होप कि आपको इसको समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है, जो भी कार्य करता है उसकी योजना बनाता है, फिर उस कार्य को करता है। तो यही अहम कहलाता है, यानी ईगो कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यानी इन तीनों में यही डिफरेंस होता है कि इसमें बेसिक व्यक्ति क्या करता है, इसमें अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए वो ये नहीं सोचता है, यानी सामाजिक मूल्यों की चिंता नहीं करता, वो उसे को बस सही और गलत करना होता है, यानी। और इसमें क्या होता है, इसमें सुपर ईगो होता है, यानी व्यक्ति केवल सही को ही चुनता है, इसके अलावा और वो गलत कार्य को करना पसंद नहीं करता है। उसमें वो सुपर ईगो होने के कारण वो केवल सही कार्य करता है, जैसे कि चोरी वगैरह हो गया, झूठ वगैरह हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ सही कार्य करता है, गलत की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखता है। अब इसके अलावा जो ईगो में हो गया, ईगो में वो क्या करता है, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वो योजनाओं का निर्माण करता है, यानी जो सही और गलत कार्य करता है, चाहे वो सही वाला हो या फिर ये सॉरी चाहे वो गलत कार्य करने वाला हो या फिर सही कार्य करने वाला हो, इन दोनों क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर अपने कार्य को करते हैं, ठीक है। अब फिर वो और क्या करते हैं, परिणामों की भी चिंता, यानी
अगर ये गलत करेगा तो क्या होगा, इसका परिणाम भी तो गलत होगा। और यदि ये अच्छा करेगा तो इसको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यही इसमें ईगो में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप इन तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जो भी कंटेंट डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।